और फेरिक आयंस हैं वो रिड्यूस होके दे रहे हैं फेरस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा है, ये है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड और ये है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब इसमें सबसे पहले तो जैसे इसमें आप देखिए, इसमें क्या कहीं मेटल दिख रहा है? हाँ, ये है, मरकरी है। तो फिर तो बड़ा आसान है, कैसे? आपके पास आ जाएगा Hg2 2+ से मिल रहा है Hg, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। और वैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे? आप देखेंगे E नॉट ऑफ मर्क्यूरस आयंस टू मरकरी। अगर सेल लिखने वाले हैं इसका, तो सेल में आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि तार कहां बांधेंगे। यहां पे जरूरत नहीं है, SRP लिखना है तो बस मर्क्यूरस टू मरकरी, Hg2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मरकरी लिख देंगे तो ठीक है। दिस इज फाइन। इसकी सेंस नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑक्सीडेशन दिखाया हुआ है ऐसा। और अगर सेल लिखते तो यहां पर प्लैटिनम भी लिखना पड़ता। अच्छा, क्यों? क्योंकि लिक्विड से तार नहीं बांधा जा सकता ना, तो उसमें एक तार डुबोना पड़ेगा। किसका? एक इनर्ट मेटल का। किसका? प्लैटिनम का। इसलिए अच्छी बात है। और नीचे वाला इसको कैसे लिखेंगे? ई नॉट ऑफ रिडक्शन है तो फेरिक से बना रहे हैं फेरस। वैसे एक छोटा सा करेक्शन और बता दूं आपको, जब नोटेशन है यहां पे तो यहां सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी। वर्टिकल लाइन जो है वो बताती है कि कहां पर एक फेज चेंज है, अलग अलग फेजेस इस तरह से आते हैं। ये एक रिवाज है ऐसा करने का। वैसे तो सेल नोटेशन के लिए होता है, अगर आप प्रॉपर सेल नोटेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए होता है। फेरिक से फेरस, ये तो सेम उसमें है। जी हाँ, तो कायदे में तो उसमें सिर्फ कॉमा लगा के और प्लैटिनम ऐसे लिख देना चाहिए, है ना। अदरवाइज ये किसका हिस्सा है? सेल नोटेशन का। जो लोग लिखते हैं फेरिक को रिड्यूस किया और फेरस बना दिया, ऐसे लिख देते हैं। ठीक। तो फेरिक से फेरस ये तो गलत हो गया था, ये गलत हो गया था। फेरिक से फेरस रिडक्शन है और मर्क्यूरस से मरकरी रिडक्शन है। बहुत ही सिंपल है, सी तो डायरेक्ट इसमें ही आ जाएगा। इतनी छोटी सी चीज पर क्वेश्चन है, नोटेशन लिखेंगे कैसे? शुरुआत तो यहीं से होती है। लेकिन क्या मैं आपको एक बार फटाफट फटाफट सेल नोटेशन याद दिला दूं? क्या था? क्या था? अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। कैसे? लेफ्ट साइड पर आप लिखते हैं एनोड को और राइट साइड पर आप लिखते हैं कैथोड को। मेटल इलेक्ट्रोड्स एक्सट्रीम एंड्स पर लिखे जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास ये जो दो थे, अगर मान लीजिए हम इनका एक सेल बनाना चाहें, कैसा? एक ऐसा सेल जिसमें मान लीजिए ये है कैथोड और ये है एनोड। ये आपको बता दिया गया है कि एक एनोड है और एक कैथोड। तो फेरिक और फेरस जो है ये एनोड का काम कर रहे हैं, तो आप उसको लिखेंगे फेरिक एक्वस और साथ में कंसंट्रेशन भी लिख देंगे कि 1 मोलर है या क्या है, कमा फेरस। क्योंकि फेरिक और फेरस दोनों आयरन मेटल नहीं है। तार कहां से बांधेंगे? तार बांधने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिएगा। तो बाहर सबसे एक्सट्रीम एंड पर एनोड है तो बिल्कुल लेफ्ट पर और कैथोड है तो बिल्कुल राइट पर आप प्लैटिनम ऐसे लगा देंगे। बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर मर्क्यूरस आयंस, फिर मरकरी और अगेन मरकरी में तार बांधने की जगह नहीं है तो प्लैटिनम। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सेल नोटेशन। सेल नोटेशन के रूल्स में मैं आपको याद दिला दूं, हर आयन के बाद कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैंने 1 मोलर लिखा है, वो 0.1 कुछ भी हो सकता था। अगर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स हैं तो प्लैटिनम, अगर गैस इलेक्ट्रोड हैं तो भी प्लैटिनम लिखना आवश्यक। क्यों? क्योंकि तार उसी से बांधे जाएंगे और गैस है तो गैसेस एड्सॉर्ब भी प्लैटिनम की प्लेट पर होंगी। आ, बीच की डबल वर्टिकल लाइंस बताती हैं सॉल्ट ब्रिज और उस सॉल्ट ब्रिज के आजू और बाजू आते हैं सॉल्यूशंस, जिनके जिन दो सॉल्यूशंस में सॉल्ट ब्रिज को डुबो के रखा गया है। जिन सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है सॉल्ट ब्रिज, उन दोनों सॉल्यूशंस को आजू बाजू लिखते हैं। गैसेस आती हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के बाद या सॉल्यूशंस के और आउटर साइड पे गैसेस और लास्ट में फिर इलेक्ट्रोड्स। अगर कॉपर मेटल है तो कॉपर मेटल, आयरन मेटल है तो आयरन मेटल, और कुछ नहीं है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या ग्रेफाइट के रूप में सबसे बाहर लिखा जाता है।
एक और चीज, अगर एक ही सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयंस उपस्थित हो तो कॉमा लगा लगाकर उनको लिखा जाता है, और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने फेरिक और फिर फेरस लिखा है, आप चाहें तो फेरस और फिर फेरिक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। रिएक्टेंट पहले आएंगे, प्रोडक्ट पहले आएंगे, ऐसा कोई बंधन नहीं है। हाफ रिएक्शन में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सेल नोटेशन में अवश्य आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर गैसेस आती हैं तो उनका प्रेशर भी लिखना आवश्यक, बस ये सेल नोटेशन है। आइए इस बात पे अगला क्वेश्चन। कुछ ढेर सारी ई नॉट वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ओ माय गॉड, ई नॉट वैल्यूज से अपरेंटली रिएक्शन प्रेडिक्ट करने की सोच रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, और वो है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, अगर कोई रिएक्शन वास्तव में हो रहा है, तो उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, यानी कि ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। किसी भी सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए अगर वो रिएक्शन हो रहा है। और ई नॉट सेल बराबर है किसके, वो बराबर है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जहां पर ये दोनों एसआरपी वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, एनोड पे तो रिडक्शन होता नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। तो ई नॉट एनोड, ये एसआरपी ले लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया एनोड का, और उसमें माइनस लगा दिया ताकि वो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाए। तो एक तरह से आपने दो चीजें ली हैं, क्या, कैथोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, और सॉरी कैथोड, क्षमा चाहता हूं, कैथोड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड माइनस एनोड कर दिया, क्योंकि एसआरपी वैल्यू रिडक्शन की थी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और जैसे आप माइनस लगाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, राइट। कंफ्यूज ना हो, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसे। यहां पर सारी की सारी वैल्यूज एसआरपी वैल्यूज थी, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यहां अच्छे से काम आ जाएगा। अच्छी बात है। तो आप क्वेश्चन देखिए, अब इसमें तो देखो 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज दी हुई हैं, 5C2, तो यानी कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे दो दो रिएक्शंस के। अब यहां पे चेक करते हैं क्या है, I2 कैनॉट डिस्प्लेट Cl2 फ्रॉम KCl। तो I2 और KCl हमें चेक करना है कि क्या वो Ki और Cl2, यहां पे अगर ऐसा रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन संभव होगा तो हम कहेंगे आयोडीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, किससे, KCl से। कि इस रिएक्शन का हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ई नॉट सेल कैसे होगा, आयोडीन जो है वो हो रही है रिड्यूस, तो आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना है, +0.54 वोल्ट्स, ठीक है। और Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो माइनस ऑफ क्लोरीन का है कितना, 1.36 एसआरपी वैल्यू। ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, कुछ भी है कैलकुलेशन करनी नहीं, नेगेटिव है तो दिख रहा है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, आयोडीन नहीं लिबरेट कर सकती क्लोरीन को KCl के सॉल्यूशन से। आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम KCl, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। बी, FeCl3 प्लस SnCl2 दे रहा है, FeCl2 प्लस SnCl4, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। नाउ FeCl3 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये है कैथोड, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन है वो एनोड है। ऑक्सीडेशन एनोड, OA, ओए ओए, बड़ा आराम से याद हो जाता है। और SnCl2 से SnCl4, ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन, ये है एनोड। तो ई नॉट सेल, इसका ई नॉट सेल क्या होगा, निकाल के देखो। फेरिक का रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट माइनस SnCl2, SnCl2 का एसआरपी क्या है, स्टैनस का है 0.15, तो माइनस 0.15 वोल्ट। ओ माय गॉड, कहिए पॉजिटिव तो नहीं, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, जवाब है होगा, होगा, जरूर होगा, राइट। तो क्या मिल जाएगा आपको, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यस ये भी सही है। अरे 2 करेक्ट आ गया, ऑल ऑफ दीज ही होना है वैसे तो, है ना, क्योंकि 2 सही है तो तीसरा भी सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट नहीं है तो ये तो हटेंगे, है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं। सी, सीरियम +4 विल डिस्प्लेस I2 फ्रॉम Ki।
तो इसका मतलब रिएक्शन होगा सीरियम +4 और के आई रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे मिलेगी I2 और मुझे सीरियम +4 रिड्यूस हो जाएगा तो +3 देता है, तो ये रिडक्शन होगा और यहाँ ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट सेल कितनी होगी ये चेक करनी है और चेक करूंगे। सीरियम सिरिक आयंस 1.6 एसआरपी है +1.6 कैथोड का माइनस एनोड का 0.54 है तो -0.54। क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। तो क्या सिरिक आयंस ऑक्सीडाइज कर देंगे, क्या को आयोडीन लिबरेट कर देंगे? जरूर कर देंगे। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बच्चे अननेसेसरली साइन कन्वेंशंस में कंफ्यूज होकर कई बार डबल माइनस लगा के इसमें गलती कर देते हैं। 3 एग्जाम्पल हमने ले ली यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के बहाने, ताकि आपको ये बहुत ढंग से आ जाए और आप इसमें गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। राइट राइट, चलिए अगला सवाल। इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दे रहा है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन इज, सेल नोटेशन मैंने आपको बताया था और आपको उसी को काम में लेना है। आप देखें, एनोड और कैथोड को अलग अलग चाहे तो लिख लीजिए ताकि आपको बहुत क्लैरिटी आ जाए। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Fe से बन रहा है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर आयंस +2 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है। कॉपर सल्फेट जोड़ लें, टाइम पास है वो आपका, उसका कोई महत्व नहीं है। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो फेरस और फेरस आयंस साथ में है, आयरन के साथ है फेरस आयंस। सॉल्ट ब्रिज कॉपर आयंस के साथ है कॉपर। लो कर लो बात। ये क्या आ गया? ये नोटेशन आ गया। अरे वाह, यहां एनोड है जी, हाँ यहां एनोड है और यहां कैथोड है। सी इज द आंसर, यू कैन जस्ट सी इज द आंसर। देयर वी आर। At 300 Kelvin, a concentration cell is formed by coupling 2 copper electrodes immersed in copper sulfate solution. ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बना रहे हैं। अच्छा, 2 कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर सल्फेट में डूबे हुए हैं। Given the concentration of copper ions in one electrode is 100 times that of the other, the value of E cell of the given at the given temperature is nearly कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशंस क्या होते हैं? अगर आयंस में प्रत्येक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलल हो, अगर गैसों में प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर 1 बार हो, तब जो भी सेल की वोल्टेज आएगी वो कहलाएगी ई नॉट सेल। हाफ सेल की जो भी वोल्टेज है वो उसकी ई नॉट या स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज कहलाएगी। और यहां पर बोला है कि एक कॉन्सेंट्रेशन, एक है कॉपर, उसके साथ है कॉपर आयंस और कंसेंट्रेशन है C1। यहां कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन है C2 और फिर कॉपर। अच्छा, तो एनोड ये Ca एनोड और Cc कैथोड, ए फॉर एनोड सी फॉर कैथोड ऐसा कर देते हैं। तो रिएक्शन क्या है? कॉपर आयंस +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर, ये है कैथोड, और कॉपर गिविंग यू कॉपर आयंस +2 इलेक्ट्रॉन, ये है एनोड। अगर मैं ऐड करता हूं कॉपर कॉपर इलेक्ट्रॉन कट गए, कॉपर आयंस एट कैथोड गिविंग यू कॉपर आयंस एट एनोड, ये है। तो एक इक्वेशन आती है बच्चों, कौन सी? नर्स इक्वेशन। नर्स महाराज क्या बोल गए थे कि अगर कभी स्टैंडर्ड सेल ना हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन सारे 1 मोलर ना हो और सेल की वोल्टेज निकालनी हो, तो ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q, आखिर Q ln Q ऐसा आ जाता है। हमको ई सेल निकालने को बोला है। अच्छा, ई नॉट सेल क्या होगी? क्या आप देख सकते हैं कि ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है? क्या क्या बोला? ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इसका तो ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। क्यों? ई नॉट सेल का मतलब जब सारे कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएं, जब Ca और Cc बराबर हो जाएगा तो सब कुछ कट जाएगा और वोल्टेज ऑफ सेल 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -RT अपॉन NF माइनस RT अपॉन 2F, N की वैल्यू 2 है, ln Q। अब ln Q क्या है? Q इज एक्चुअली Ca, यहां देखिए Ca अपॉन Cc, तो दिस इज Ca अपॉन Cc है, ये जो भी आए, है ना। अब ये माइनस में है, अगर इसको स्पॉन्टेनियस होना है तो लॉग भी माइनस में आना चाहिए, यानी कि Ca शुड बी लेस देन Cc। 100 गुना है
यानी कि Ca/Cc फिर हो जाएगा 1/100, यानी कि 10⁻²। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे कर लूं? कैसे कर लूं? RT/2F, ये NF जो था, वैसे तो 298 केल्विन पर होता है 0.0591, है ना? तो ये हो जाएगा 0.0591, और थोड़ा सा ज्यादा है, 300 केल्विन है, 0.06 पकड़ लें। ठीक है, 0.06 पकड़ ले इसे, तो 0.06/2, और ये ln का लॉग भी हो जाएगा ये करते ही, क्योंकि वो 2.303 भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻²। ये क्या होगा, -2 और -½ कट जाएंगे और बचेगा 0.06 वोल्ट्स। ए आंसर है, जी हाँ, ए आंसर है, ई से लगभग 0.06 वोल्ट्स आ जाए। सही है, बिल्कुल सही है, शानदार है। नर्स के भी दर्शन कर लिए हमने, खास बात है। आप देखें, नर्स इक्वेशन कब लगती है? तब जब आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन न दिए हों। On electrolysis of dilute sulfuric acid with platinum electrodes, the amount of substance liberated at cathode and anode are in the ratio. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कैथोड और एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, पता है आपको? कैथोड पर होगा, वेल, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाइड्रोजन, इस तरह से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ तो है ही सही। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, एनायंस आएंगे। अब सल्फेट आयंस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, तो सल्फेट का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, तो पानी का ऑक्सीडेशन होता है। वो देता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी सी O2 निकाल देता है। जरा ऐड करके देखिए, आ रहा है H2O, दे रहा है H2 प्लस हाफ O2। तो H2 है कैथोड पर 1 मोल, और एनोड पर है O2 हाफ। तो कैथोड और एनोड का रेशियो है 1:1/2 या 2:1। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, अच्छा नहीं, अमाउंट बोला है, गैसेस, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, गैसेस नहीं बोला है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड एनोड आर इन द रेशियो। तो यहां तो 1 मोल लिबरेट हो रहा है। हाइड्रोजन का मास कितना लिबरेट हो रहा है? हाइड्रोजन का मास लिबरेट हो रहा है 2 ग्राम्स। ठीक है, और साथ साथ ऑक्सीजन का मास कितना लिबरेट हो रहा है? वेल, ऑक्सीजन हो रही है आधा मोल है ऑक्सीजन का। 1 मोल O2 32 ग्राम्स, आधा मोल का मतलब है 16 ग्राम्स। तो ये 16 ग्राम्स लिबरेट हो रहा है। तो 2:16 या 1:8, ये तो बैठ रहा है A। And this brings us to the next question that says, if aqueous solutions of the following salts, silver nitrate, FeCl3, HFCl4, and ZnSO4, are electrolyzed for 1 hour with 10 ampere current, which solution will deposit maximum mass of metal at cathode? Atomic masses have been given. This actually pertains to Faraday's second law of electrolysis. Faraday Maharaj क्या बोल गए? He says, if same quantity of charge is passed, 1 hour 10 amperes का इतना महत्व नहीं है। ये महत्व इस बात का है कि वो सेम क्वांटिटी है। इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, then the amount of substance liberated or dissolved is directly proportional to their equivalent mass. So W1 is to W2 is to W3 is to W4 is E1 is to E2 is to E3 is to E4. And what is equivalent mass? Equivalent mass is atomic mass divided by N. What is that N? Charge. So this is M1 upon N1 is to M2 upon N2 is to M3 upon N3 is to M4 upon N4. ये कितना है? सिल्वर के लिए वजन है 108 और N की वैल्यू है 1। M2 कितना है? FeCl3 फेरिक आयंस 56 और N2 है कितना? 3। क्यों? Cl3 है तो +3 है फेरिक। M3 हैफ्नियम, हैफ्नियम भारी है 178, बट +4 भी है तो N फैक्टर है 4। और जिंक कितना है? जिंक है 65 और N फैक्टर है 2।
बहुत ऑब्वियस है। इसमें अगर आप देखें सबसे ज्यादा वजन किसका है, सबसे ज्यादा रेशियो किसका आएगा, रेशियो ऑफ मासेस आ जाएगा 108, सबसे ज्यादा तो यही है। तो सबसे ज्यादा तो सिल्वर नाइट्रेट से मास जमेगा। फिर भी आपके मनोरंजन के लिए बाकी भी दिखा देता हूं, है ना। 56 दे रखा है, तो दिस इज 19 3 57, तो दिस इज 18.67। 178 भारी था पर वो 4 से डिवाइड हो गया। आप उसकी ट्रेजेडी देखिए लाइफ में, तो 4 4 जा 16 और 17 18, 4 4 जा 16, 44.5 इज टू 32.5, ये आ जाएगा। 108 आंसर है, जी हाँ 108 आंसर है। इज ए द आंसर? यस, ए इज द आंसर। Calculate the equivalent conductivity of 1 molar aqueous diaprotic acid solution if its conductivity is 50 into 10⁻² per ohm per centimeter. तो कपा आपको दे रखा है 0.05 पर ओम पर सेंटीमीटर। यूनिट्स देखिए, सीजीएस यूनिट्स एक्सपेक्टेड है आंसर में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सिंपल फॉर्मूले अगर आपको याद हो, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। लैम्डा ई इज kappa into 10⁻³ upon normality. जैसे लैम्डा एम ऑल्सो इज kappa into 10⁻³ अपॉन मोलारिटी, वो एक अलग चीज है ना। ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इस तरह से, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर aqueous diaprotic acid solution if its conductivity is 50 into 10⁻² per ohm per centimeter. Now यहां पे अगर हम देखें तो ये कैसे हो जाएगा। लैम्डा ई इस कप्पा इस क्षमा चाहता हूं 0.5, इसको देखिए ये कितना है, ये 0.5 है ना। तो 0.5 पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन नॉर्मलिटी। 1 मोलर इज 2 नॉर्मल, यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। इस तरह से आ जाएंगे आपके यूनिट्स। और ये कितना आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, 500 बाय 2 250, 250 और 2.5 इंटू 10⁻² पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इज ए द आंसर? यस, ऑफ कोर्स, इज द आंसर। Calculate lambda naught of nitric acid and that of acetic acid, okay, using appropriate molar conductance of electrolytes listed below at infinite dilution in water at 25 degrees Celsius. Fine. एक कोलरॉश लॉ है, और कोलरॉश महाराज क्या बोल गए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक तो हर चीज 100% एसोसिएटेड है। तो लैम्डा नॉट ऑफ नाइट्रिक एसिड is simply lambda naught of H plus lambda naught of NO3 minus. ऐसे ही lambda naught of acetic acid जो weak acid है, that also is equal to lambda naught of H plus lambda naught of acetate ions. ठीक है। अब क्या मुझे अलग से H प्लस और नाइट्रेट आयन दे रखे हैं? नॉट रियली, पर मुझे एसिड्स में HCl दे रखा है, ठीक है। तो what I could actually try is lambda naught of H plus lambda naught of Cl minus. ये क्या किया तुमने? I just subtract. मैं अगर क्लोराइड आयन के लैम्डा नॉट को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना चाहूं, क्या मैं कर सकता हूं? कर सकता हूं। ऐसे ही लैम्डा नॉट ऑफ नाइट्रेट आयन है। अब नाइट्रेट मुझे पोटेशियम के साथ दिया हुआ है, तो अगर मैं लैम्डा नॉट ऑफ पोटेशियम भी जोड़ लूं, ऐड भी कर लूं और सब्ट्रैक्ट भी कर लूं पोटेशियम आयंस, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऑफ कोर्स। तो ये बराबर हो जाता है किसके? लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ KNO3 माइनस लैम्डा नॉट ऑफ KCl। मेरे पास KCl भी है, HCl भी है, KNO3 भी है, which is 145 plus 426, वाह, 420 से भी 6 कदम आगे, माइनस KCl। KCl कितना है? KCl is 149.9, 149.9, ठीक है। हाउ मच दैट बिकम्स 145 में से 149.9, दैट इज
426.2 minus 4.9. 6.2 minus 4.9, that is 420, 405.9, 6.2, 1.3, 421.3. 421.3 क्या आ जाएगा ये यूनिट्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. This happens to be the answer for nitric acid. 421.3. ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यही है. लो कर लो बात. एसिडिक एसिड तो अपने आप ही सेट होना ही पड़ेगा. इतना आ गया. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके आनंद के लिए जरूर कर देता हूं कि दिस इज लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaOAC माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl. ऐसे आ जाएगा. जैसे मेथड ये रखिएगा, इसका एग्जीक्यूशन यहां पे इस तरह से आ जाएगा. HCl कितना है 426.2, सोडियम एसिटेट है 91 और NaCl है 126.5. ऐसे करेंगे और ये आएगा. क्यों आना ही पड़ेगा, जाएगा कहां? सी इज द आंसर. डन डन. वाओ, conductometric titrations, yes, lovely they are. Conductometric titration curve of an equimolar mixture of HCl and HCN with NaOH aqueous can be given as. कभी-कभी बच्चे conductometric titration से थोड़ा डरते हैं. मैं आपको इसी बहाने से एक बार फटाफट ना 3-4 चीजें बता देता हूं. आपको बस ये बहुत इजी हो जाएगा और बहुत मजा आएगा आपको इसे करने में. कैसे, आप मेरे से सुन लो पूरी कहानी. ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होती है H प्लस की, मैक्सिमम. इसकी लगभग आधी होती है OH माइनस की, और H प्लस की जितनी होती है आप मान के चलो कि लगभग उसकी 1/3, 1/4 या 1/5 ही बाकी आयंस होते हैं. काफी सिग्निफिकेंटली कम होते हैं. तो अदर्स आर मच लेसर. तो अगर मान लो HCl वर्सेस NaOH है, मतलब आपके पास पहले से HCl है और आप उसमें अगर OH माइनस टपका रहे हैं तो क्या होगा? पहले H प्लस और Cl माइनस था, ठीक है. OH माइनस टपकाया तो वो H2O, OH माइनस तो ऊपर से आ रहे थे, ऊपर से टपका रहे थे ना. तो आप जो मेजर कर रहे थे पहले HCl था, और HCl में H प्लस हट के पानी में कन्वर्ट होते जा रहा है, और Cl माइनस तो पहले भी थे बाद में भी थे. तो डायरेक्ट क्या होगा, आप पाओगे कि बहुत तेजी से, क्योंकि H प्लस आयन हट रहे हैं, तो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस एकदम पागलों की तरह कम होती जाएगी. ठीक है. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारा HCl खत्म हो जाएगा, तो एकदम मिनिमम होगी. लेकिन अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको तो पता नहीं कब रुकना है, तो आप तो ऊपर से NaOH बूंद बूंद टपकाते जा रहे हैं. जब एक्स्ट्रा NaOH आना शुरू हो जाएगा, ऑफ कोर्स सोडियम भी है, तो ये H प्लस के स्थान पर Na प्लस आ रहे हैं, और H प्लस की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा थी, Na प्लस की कम, तेजी से कम हो रहा है. पर एक पॉइंट के बाद HCl खत्म, रिएक्शन खत्म. अब एक्स्ट्रा NaOH जो आएगा तो वो कंडक्टेंस तो बढ़ाएगा ना. एक्स्ट्रा सोडियम आयन आ रहे हैं, एक्स्ट्रा OH माइनस आ रहे हैं, तो फिर बढ़ने लग जाएगी. उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी पर बढ़ेगी. जो मिनिमम पॉइंट है हम कहेंगे ये है इक्विवेलेंस पॉइंट. यहां पर जस्ट HCl पूरा खत्म हो गया था. ठीक है. अब कल्पना कीजिए HCl के साथ साथ HCN भी है. तब क्या होगा? तब ये होगा भाई कि HCN, सॉरी, सबसे पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वो पूरा रिएक्ट करेगा. सेम रिएक्शन ऐसा. जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड बाकी है, वीक एसिड को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा. धड़ाधड़ H प्लस हटाएंगे. एक पॉइंट के बाद फिर ये होगा HCN. अच्छा, HCN तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता किसमें, एसिडिक उसमें. तो अब आपने जब उसमें NaOH डाला तो वो क्या करेगा? H प्लस को हटा लेगा, बनाएगा NaCN और साथ में पानी. तो HCl जब पूरा खत्म हो गया, HCl तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, और आपने HCl में जब NaOH डाला तो वो बना गया NaCl और पानी. तो एसेंशियली यहां पर तो आपने क्या किया, आपने H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय Na प्लस, तो ये स्लोप नीचे आ रहा है इस तरह से. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये NaOH तो ऊपर से टपका रहे हैं आप. अभी क्या हो रहा है, HCN था, नाउ इट इज फॉर्मिंग NaCN. HCN इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था, और NaCN मस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो आप पाएंगे कि ये ग्राफ जो है अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऊपर जाने लगेगा. ठीक है. और जब ये भी खत्म हो जाएगा
तो फिर क्या होगा, आपके पास एक्स्ट्रा NaOH आना शुरू कर देगा और OH माइनस की कंडक्टेंस साइनाइड आयन से ज्यादा है। हाईएस्ट H प्लस था तो OH माइनस भी सेकंड हाईएस्ट तो है। तो ये भी ग्राफ ऊपर जाएगा और आप पाएंगे स्लोप थोड़ा और तेजी से ऊपर हो जाएगा इस तरह का। अच्छा, ऐसा ग्राफ आएगा? जी हाँ, ऐसा ग्राफ आएगा, टिंग टैंग टिंग ऐसे। अब देखें कोई ऐसा ग्राफ है? ओ माय गॉड, डी है ऐसा ग्राफ। तो डी सही है, डी बिल्कुल सही है। आप देखें ए और बी तो बहुत ही कूड़े थे, उनसे तो बहुत बेटर क्वालिटी है डी की। राइट राइट। एंड दिस ब्रिंग्स अस, वेल, आफ्टर कंक्लूडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस ब्रिंग्स अस टू, वेल, सरफेस केमिस्ट्री इट सीम्स। लवली, आइए देखते हैं क्या है। Which of the following statements is incorrect? A. Desorption is a process of removing an adsorbate from surface of adsorbent. Adsorbate, adsorbent, कुछ solute, solvent, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो है एड्सॉर्बेंट, और जो आकर चिपक रहा है वो है एड्सॉर्बेट। ठीक है, डिसॉर्प्शन क्या है? डिसॉर्प्शन में जो एड्सॉर्ब हुआ है उसको आप हटा रहे हैं, तो बात सही है, ये सही है, ट्रू है। इन एब्सॉर्प्शन, लिक्विड और गैस गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये भी सच है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल भाग जाएंगे जल्दी जल्दी। फिजिड्सॉर्प्शन में तो ये सच ही है। ठीक है, ये ट्रू है फॉर फिजिड्सॉर्प्शन। क्या केमिड्सॉर्प्शन में भी ये सच होगा? नॉट नेसेसरली, उसका तो एक अजीबोगरीब सा ग्राफ होता है, कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, तो ये हमेशा तो सही नहीं है। नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो सी हम मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सच होता है सिर्फ तब जब कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो एड्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट के बीच में। अगर केमिसॉर्प्शन है तो केमिसॉर्प्शन तो केमिकल रिएक्शन जैसा ही होता है, तो उसमें तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन घट भी सकता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। क्यों? क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर बढ़ाने पर हो सकता है कि एड्सॉर्बेट बहुत अच्छे से चिपक जाए एड्सॉर्बेंट से और रिएक्ट कर जाए, बॉन्ड अच्छे बना ले, तो उसमें रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। इनकरेक्ट क्या है? सी इज इनकरेक्ट। This brings us to the next one, which says critical temperatures of nitrogen, CO, and methane are 126, 134, and 190 Kelvin respectively. The increasing order of absorption on the surface of activated charcoal is. अब आप कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या रिलेशन है किससे? एड्सॉर्प्शन के ऑर्डर से। बिल्कुल है। आप इसको ऐसे देखिए, जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड कोई चीज गैस नहीं रहती, मतलब उसमें लिक्विड या सॉलिड नहीं होती, सिर्फ गैस रहती है। ठीक है, अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो प्योर गैस है, वो सॉलिड लिक्विड नहीं बन सकती, उसे सॉलिड लिक्विड बनने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो हाई टीसी implies more intermolecular forces of attraction, which implies better adsorption. जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे वही तो मजे से जाकर एड्सॉर्ब होगा ना। हाँ हाँ, तो द करेक्ट आंसर इज, वेल, सबसे अच्छी है मीथेन, फिर है सीओ और फिर है नाइट्रोजन, इस तरह से। बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर विथ लॉजिक। देयर वी हैव इट। And what do we have here? We have an adsorption isotherm, it seems. Which of the following is correct? Adsorption isobar from the chemisorption. Isobar है, इस बार isotherm नहीं है। Here x by m is the extent of adsorption per unit mass of adsorbent. वो तो हर हमेशा ही होता है। Typically, chemisorption का ग्राफ कैसा होता है? chemisorption का ग्राफ ऐसा होता है। एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत पुअर केमिसॉर्प्शन है। क्यों? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उपलब्ध नहीं है, तो इसके चलते क्या है, ज्यादा रिएक्शन नहीं होते। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो अधिक अधिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलती जाएगी, तो रिएक्शन बढ़ेगा, केमिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा।
एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बियॉन्ड अगर आप टेम्परेचर को ले जाएंगे तो अब केमिकल बॉन्ड्स टूटने लगेंगे और एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी फिर घटने लग जाएगी। इसी वजह से पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ये जो बेल शेप कर्व आता है ये बहुत क्लासिक केस है केमिसॉर्प्शन का, इसलिए ऐसा है। राइट राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, the amount of gas absorbed by the unit surface area is। तो आप देखिए ये जो मॉडल्स हैं कौन से, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये दोनों मॉडल्स, पहली बात तो ये मोनोमोलिकुलर लेयर के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, और इक्वेशन क्या है जो लैंगम्यूर महाराज ने बोली इनकी है, दैट इज x/m is equal to AP plus 1 plus BP। दिस ABCD मानिए से, है ना। तो D इज द आंसर, यस, इन दिस केस D इज द आंसर। ये जो C वाला ऑप्शन है ये फ्रेंडलिक्स आइसोथर्म है। एक दूसरे महाराज थे, उन्होंने दूसरी इक्वेशन बताई थी, उसके हिसाब से है, ऐसा है, ठीक है। Which of the following is are true for heterogeneous catalysis? Okay, it takes place at the surface of the catalyst rather than at the bulk। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हेट्रोजेनस में तो सॉलिड पार्टिकल्स की सरफेस पर ही तो होगी कैटलिस्ट। बात सही है बिल्कुल, दिस इज ट्रू। गैस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड अप इन द बल्क ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल कॉम्बिनेशन। बल्क में कैसे? सॉलिड के अंदर घुस थोड़े जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल, बकवास बात है ना। फिर वन गैस मॉलिक्यूल्स गेट्स एब्सॉर्ब्ड एट अ टाइम विदाउट रिएक्टिंग विद ईच अनदर। ठीक है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स गेट्स एब्सॉर्ब्ड एट अ टाइम विदाउट रिएक्टिंग विद ईच अनदर, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में रिएक्शंस तो पैरेलल में चल ही रहे हैं ना साथ साथ। नहीं, ऐसा भी नहीं कि पहले एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, सारे वेट करते रहेंगे। एड्सॉर्प्शन चल रहा है, अलग अलग सेट्स हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई, फिर थोड़ा सा वो एच एटम्स अलग हुए, फिर एक दूसरे से रिएक्ट कर गए, तो कुछ साइड्स पर एड्सॉर्प्शन चल रहा है, कुछ पर रिएक्शन हो रहा है, कुछ पर डिसोसिएशन हो रहा है, सब साथ साथ चलता रहता है ना। तो दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट स्टेटमेंट। इज आर टू नन ऑफ द अबव नहीं, सबसे सही तो इसमें ए है, जो बिल्कुल अनएम्बिगियस और क्लियर है। यस, ए इज करेक्ट, परफेक्टली ए इज करेक्ट। देयर वी आर। A soap is represented by RCOONA, where R is C17H35. When dissolved in water, it dissociates into RCOO minus and Na plus ions. Which of the following is correct? COO minus is the hydrophilic part. सच है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये वाटर लविंग है क्योंकि उसमें आयंस है, चार्ज है। CO माइनस हाइड्रोफोबिक है, नहीं, R हाइड्रोफोबिक है, गलत बात। हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफिलिक, ना, हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर है, तो वो वाटर लविंग नहीं है, वाटर को वो पानी से डरती है, नहाना नहीं चाहती वो, है ना, तो वो हाइड्रोफोबिक है। कौन? आर। और CO माइनस हाइड्रोफिलिक है, तो ए इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर। बी सी बोथ, बी सी कुछ नहीं है, ए इज द आंसर। यस इंडीड। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको याद है? कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज होता है, कोलॉइड्स में छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, और जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो फैला हुआ है, उसमें सारे पार्टिकल्स पर एक जैसा चार्ज होता है, तभी वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। यदि आप उसमें करंट पास कर देंगे तो बिल्कुल संभव है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज समाप्त हो जाए, वो अपने चार्ज को त्याग दें, कहीं और चला जाए, और उसके चलते अब वो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो तैर रहे थे, अब वो रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कोलेस कर जाएंगे, और कोलॉइड नष्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इलेक्ट्रोलिसिस होती है सॉल्यूशंस की, इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है कोलॉइड्स की। The colloidal particles move towards the oppositely charged electrode। हाँ, ठीक बात है, ये तो सही बात है। They move away from, क्यों मूव अवे क्यों करेंगे? सेम चार्ज नॉनसेंस, नो मूवमेंट ना। ए इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर। न सिर्फ वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, बल्कि वहां पर अपना चार्ज त्याग भी देंगे, चिपक जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, मतलब कोलॉइडल स्टेट उनकी नष्ट हो जाएगी।